भैया बहनों, आज कक्षा नवम में हिंदी के अंतर्गत पाठ लहासा की ओर इसका अध्यापन किया जाएगा। तो पाठ की ओर बढ़ने से पूर्व एक बार इसके लेखक के बारे में परिचय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इस पाठ के लेखक श्री राहुल सांकृत्यायन जी हैं। यह इनका बदला हुआ नाम है। इनका मूल नाम केदार पांडे था, जिनका जन्म आजमगढ़ जिले के पंदाहा नामक ग्राम में हुआ था, परंतु इनका पैतृक गांव कनैला था। प्रारंभिक शिक्षा काशी, आगरा एवं लाहौर में प्राप्त की। इसके बाद में इन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये महात्मा बुद्ध के विचारों के अधिक निकट थे, अतः उनके लिखे हुए ग्रंथों के अनुशीलन में, उनको पढ़ने में, समझने में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया। जो जो स्थान महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े थे, इन्होंने उन स्थानों की यात्रा की। इस प्रकार जीवन भरे चलते रहे। इस प्रकार और इनका जीवन यायावरी प्रवृत्ति का हो गया। इन्होंने साहित्य में जो भी रचनाएं की, वैसे तो इनका रचना संसार बहुत व्यापक है, फिर भी अधिकतर उनमें यात्रा वृत्तांत प्रमुख हैं। इस पाठ में भी लहासा, आप सबने तिब्बत का नाम सुना होगा। यह तिब्बत की राजधानी है। यह स्थान भी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा रहा है, अतः वहाँ पर जा कर के उनसे जुड़ी बातों का अध्ययन करने के लिए इन्होंने 1929-30 में तिब्बत की यात्रा की थी। आजकल तिब्बत कहीं नहीं है, उसको चीन ने अपने देश में मिला लिया है, तो अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र अब नहीं रह गया है। तो उस समय आजकल की तरह से साधन नहीं थे, भौगोलिक स्वरूप एकदम बदला हुआ था। ये काफ़ी पुरानी बात है। न तो अच्छे रास्ते थे, न आवागमन के अन्य साधन थे, शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। वह क्षेत्र भी मैदानी क्षेत्र से बिल्कुल अलग था। एक दुर्गम पर्वतीय और पठारी रास्तों से होकर इतनी लंबी यात्रा करना और वहाँ से महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई अनेक बातें लेकर आना उस समय बड़ा कठिन कार्य माना जाता था। यदि आप अपने घर में अपने दादाजी से, अपने पिताजी से इस बारे में चर्चा करें कि आज के 25-30 वर्ष पहले आपके गांव की आसपास की सड़क की क्या स्थिति थी, जो आपको बताएंगे आपको आश्चर्य हो जाएगा। आज स्थिति बहुत बदल गई है। आवागमन के साधन, शिक्षा के साधन, चिकित्सा के क्षेत्र में आज हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति हो गई है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। वो बड़ा दुरूह समय था, बड़ा कठिन समय था। लेकिन जब इच्छा शक्ति होती है तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो आइए हम सब पाठ की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने नेपाल के रास्ते के सहारे, आजकल की तरह अनेक रास्ते नहीं थे, अब तो बहुत मार्ग बन गए हैं, तो नेपाल देश में जा कर के और वहाँ से होते हुए तिब्बत की यात्रा की थी। और उसी ओर से जो सैनिक लोग थे वह भी आया जाया करते थे। सामान्य लोगों के आने जाने पर वहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। इसलिए जब इन्होंने यात्रा की तो सबसे पहले इन्होंने अपना भिखमंगे का रूप बनाया, एक भिखारी का वेश बनाया। भिखारियों के लिए कहीं भी आने जाने की छूट होती थी। इस प्रकार से अपने लेख में वो लिखते हैं कि जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ का समाज बड़ा ही सामान्य था। लोग बड़े मिलनसार थे,
और वह किसी भी अपरिचित को भी अपने घर के अंदर बैठा करके उससे बातचीत करते थे। वहाँ की महिलाएं पर्दा बिल्कुल नहीं करती थीं। वहाँ के लोगों में इतना अपनत्व था कि वह दूर से आए हुए लोगों को भी अपने जैसा मान करके उनका स्वागत करते थे, उन्हें अपने घर में शरण देते थे। इस प्रकार अनेक स्थानों पर रुकते हुए, ठहरते हुए, जहाँ भी रात हो जाती वहाँ रुकते थे। रास्ते बड़े कठिन थे, थोड़ी दूर सीधा रास्ता मिलता और उसके बाद आगे एक बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता। फिर रास्ता मुड़ करके जाता, कहीं रास्तों पर नीचे उतरना पड़ता, कहीं चढ़ाई होती, कहीं घुमावदार रास्ते होते। इस प्रकार चलते हुए और जहाँ शाम हो जाती वहाँ रुकते। बीच बीच में घने जंगल मिलते, गहरी घाटियाँ मिलती। इन सब को पार करते हुए चलते थे। उस समय के बारे में, वहाँ का समाज कैसा था, इस बारे में राहुल शंकर जी लिखते हैं कि वहाँ पर लोग पिस्तौल, बंदूक आदि बिल्कुल लाठी की तरह लेकर घूमते थे, क्योंकि वहाँ शस्त्र के बारे में कोई कानून नहीं था। हम सब के यहाँ कानून है कि कौन आदमी शस्त्र रख सकता है, कौन नहीं रख सकता। सरकार की अनुमति के बिना हमारे यहाँ कोई व्यक्ति शस्त्र नहीं रख सकता। लेकिन वहाँ उस समय वैसा नहीं था, इतने लोग खुलेआम घूमते थे और किसी की भी वो हत्या कर देते थे। चोर डाकुओं का बड़ा भय होता था उस समय। फिर भी चूँकि शंकर जी एक भिक्षुक के वेश में थे, इसलिए लोग ऐसा समझते थे कि इनको मार कर भी हमें क्या मिलेगा, तो इनके लिए जान का कोई खतरा नहीं था। तो प्रारंभ में इनको वहाँ का एक स्थानीय व्यक्ति मिल गया था, जिससे परिचय हो गया। हम सब भी आज भी कहीं नए स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ स्थानीय व्यक्तियों से संपर्क करते हैं और वह वहाँ हमको घुमाते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं, जिसको अंग्रेजी में गाइड कहा जाता है, अर्थात मार्गदर्शक। तो इस प्रकार इनको भी सुमति नाम का एक मार्गदर्शक मिल गया था, जिसने इनकी बड़ी सहायता की, इन्हें रास्ते दिखाए और जगह जगह जहाँ भी रात हो जाती वहाँ ठहरने की वो व्यवस्था कराता था। तो कुल मिलाकर इन्होंने 2 बार यात्रा की। पहली बार जब यात्रा की तब इनको भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी लोगों ने अपने घर में ठहराया, इन्हें उचित सम्मान दिया और इनके भोजन आदि की चिंता की। अगली बार जब ये गए थे 5-6 वर्ष के बाद में, तब ये भद्रवेश में थे, लेकिन इनको वो सम्मान नहीं मिला। उसका कारण था कि ये देर में पहुँचे थे। वहाँ छोटे छोटे कबीलों में लोग रहते हैं, उनकी अलग अपनी संस्कृति होती है, उनकी अलग अपनी दिनचर्या होती है, उनका अलग अपना खान पान होता है। इसलिए शाम होते ही वे लोग क्षंग नाम के एक पेय पदार्थ को पी लेते हैं, जो प्रायः नशीला होता है, और उसके बाद में अपने घरों में जल्दी सो जाते हैं। तो दूसरी बार जब वे पहुँचे तो लोग क्षंग नामक पेय पी करके और प्रायः नशे में धुत हो चुके थे, मस्त हो चुके थे। इसलिए इन्होंने आसानी से अपने घर में स्थान नहीं दिया, बड़ी कठिनाई से स्थान मिला। ये वहाँ की दिनचर्या थी। आने जाने के लिए जो कठिन रास्ते थे उन पर घोड़ों के सहारे लोग चलते थे। लेखक ने इसी पाठ में एक स्थान पर लिखा है, एक जगह ऐसी मिली जहाँ से 2 रास्ते जाते थे। भूलवश जिस रास्ते से जाना था लेखक उस पर न जा करके दूसरे रास्ते पर चला गया और करीब 2 किलोमीटर जाने के बाद आगे जब पता चला कि वह गलत मार्ग पर आ गया है तो पुनः उसको लौटना पड़ा। आजकल तो आप कहीं से भी मुड़ करके, क्योंकि सभी रास्ते लगभग छोटे छोटे संपर्क मार्गों से जुड़े होते हैं, परंतु उस समय ऐसा नहीं था। तो पहाड़ी क्षेत्र था, बहुत कम रास्ते थे, तो जो थे वो बड़े बृहद थे, इसलिए उसे फिर से वापस आना पड़ा। उसका घोड़ा भी बहुत धीरे चल रहा था,
इसलिए यात्रा में कई बार वह अपने साथियों से बिछड़ गया, उनसे पीछे छूट गया और इस प्रकार यात्रा चलते चलते उसका घोड़ा भी थक गया था और स्वयं लेखक भी घोड़े की पीठ पर बैठ करके चलते हुए दिन भर की यात्रा से बहुत थक गया था। जब वो शाम को उस स्थान पर पहुंचा जहाँ महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ अपार साहित्य मौजूद था, वह उन पुस्तकों को देखने में, उनको पढ़ने में रम गया। इस प्रकार जो स्थानीय इसके साथी थे उनको लेखक ने वापस कर दिया, कहा अब आप चले जाइए और मैं यहाँ पर रह करके इन पुस्तकों का, इन ग्रंथों का अध्ययन करूँगा। और ऐसा करके हैं 2-3 दिनों तक वहाँ रहकर उन सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। उनसे जो अपने पास रखने की चीज़ थी कुछ लिख करके अध्ययन किया, उसको रखा अपने पास में और इसके बाद अपनी यात्रा शिकार पूरी करके वह अगले दिन वहाँ पे अपना सामान लेकर चला गया। भैया बहनों, इस प्रकार से ये एक यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने अन्य देशों की भी यात्राएं की। महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रभावित होने के नाते ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, इन्होंने उसी के नाम पर भी अपना नाम भी राहुल रख लिया और संभवतः सांस्कृतिक इनका गोत्र था, इसलिए अपने नाम के साथ में इन्होंने सांस्कृत्यायन एक शब्द जोड़ा। इस प्रकार अब आप देखेंगे इस पाठ के आगे कुछ प्रश्नोत्तर होंगे जिनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और उनके उत्तर इस पाठ में छापने का प्रयास करेंगे। हम भी इन पाठों पर जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनको तैयार करेंगे और आपके पास भेजेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन सभी कार्यों को आपको विधिवत पूर्ण करना है। यदि समय रहते आपने इन्हें पूर्ण नहीं किया तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे। जो देश की स्थिति इस समय है उसके साथ मिल करके जितना भी संभव है, हम जहाँ भी हैं, हम घर पर हैं तो घर पर बैठ करके अध्ययन करें। विद्यालय नहीं आ सकते तो क्या हुआ, घर पर तो हैं, वहाँ हमारे पास पर्याप्त समय है, अध्ययन करें। और यदि कोई समस्या आती है तो उसको मोबाइल से बात करके अपनी समस्या का समाधान करें। देश मिलने पर बात होगी, लेकिन अध्ययन अवश्य करें, लिखित कार्य पूर्ण करें और उसे पढ़ते रहें। दूसरी बात, जब पढ़ेंगे तभी कहीं न कहीं कोई समस्या आएगी, उस समस्या का ध्यान आप हमको दिलाएंगे तो हम और आप सभी लोग मिल करके उसे दूर करने का प्रयास भी करेंगे और इस प्रकार से वो समस्या आपसे दूर हो जाएगी और आपका अध्ययन सुचारू रूप से चल सकेगा। धन्यवाद।